सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम कवर कर रहे होंगे कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी मतलब ऐसे सरकमटेंसेस होंगे, कौन से ऐसे मैटर्स होंगे, कौन सी ऐसी मैटर्स होंगे जिसमें मैं ये फोकस करूं जो मुझे उस तरफ ले जाएं, वो जो मुझे उस तरफ सोचने पे मजबूर करें कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना फ्रॉड हो सकता है। ये जो मिस स्टेटमेंट हुई है, मिस स्टेटमेंट जो ये मुझे नजर आ रही है, जो मुझे लग रही है, ये फ्रॉड की वजह से हो सकती है, ये एरर की वजह से नहीं हो सकती। क्योंकि मिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, दो तरीके की होती है। आइदर ड्यू टू एरर जो कि अनइंटेंशनल होती है, आइदर ड्यू टू फ्रॉड जो कि इंटेंशनल जानबूझ के की जाती है। तो अगर एक मिस स्टेटमेंट है तो वो मैं कैसे समझूंगा, कैसे मैं उसको उस पर शक कर सकता हूँ यार ये जो है ना, ये भैया फ्रॉड की वजह से होगी। तो सर ऐसी कौन सी सरकमटेंसेस होंगी जो मुझे सोचने पे मजबूर करेंगी? तो सर यहाँ पे वो सरकमटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं। सर डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी और जैसे कि ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटेड इन टाइमली मैनर, ठीक है, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड या कंप्लीटेड इन टाइमली मैनर और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड एज अमाउंट, पीरियड और क्लासिफिकेशन। मतलब एक ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, अगर उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं समझूंगा यहाँ पे फ्रॉड का सीन है। जैसे कि सर याद करो, मैंने आपको एक एम्बेजलिंग रिसिप्ट का एक एग्जांपल दिया था कि सप्लायर ने कस्टमर ने मुझे पेमेंट की 1 मई को। सबसे फ्रॉड की पहली क्लास में आपको मैंने यहाँ पे मिसाल दिया था एम्बेजलिंग रिसिप्ट का कि सप्लायर कस्टमर ने मुझे पेमेंट की 1 मई को, लेकिन मेरे अकाउंट में वो पेमेंट आई 4 मई को। तो ये तीन तीन दिन ये पेमेंट कहाँ गई? 3 दिन ये पेमेंट कहाँ चली गई? तो सर, और जिस अकाउंट से पेमेंट आनी चाहिए उस अकाउंट से पेमेंट नहीं आई, किसी दूसरे अकाउंट से पेमेंट आई। तो सर ये यहाँ पे मसला। दूसरी चीज, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड एज टू अमाउंट, पीरियड और क्लासिफिकेशन, ठीक है ना सर? दूसरी चीज के उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब कि एक हेड में एंट्री जानी चाहिए थी, गलती से दूसरे हेड में चली गई, ठीक है ना? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शन या बैलेंस। अगर एक जनरल लेजर में एंट्री आ रही है तो जैसे सेल की एंट्री की हुई है उन्होंने, रिसीवेबल, डेबिट, सेल, क्रेडिट। मैंने उनसे पूछा यार ये जो तुमने सेल की एंट्री की हुई है, एज अ सैंपल तौर मैंने पूछा कि यार इसके पीछे के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होंगे कि एक जो एंट्री हुई है आपने लिखा है रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। लेट सपोज इन्होंने दिखाया हुआ है जनरल लेजर के अंदर, जनरल लेजर में ये इन्होंने एंट्री की हुई है, लेट्स सपोज के भाई 1000 रुपए की सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। मैंने बोला ये 1000 की सेल्स जो क्रेडिट हुई है ये आपने किसको की है, इसके मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। जरूर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपने किसी को इनवाइस सेंड की होगी, किसी ने आपको, कस्टमर ने आपको परचेज ऑर्डर सेंड किया होगा, आपने इनवाइस सेंड की होगी तो जनरल वाउचर भी बना होगा, आपने इनवाइस सेंड उसको सेल की होगी तो गुड्स ट्रांसफर हुए होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स भी बने होंगे। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाएं। अगर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन उठाई सैंपल बेस पे, पर उसकी जस्ट एंट्री हुई है, पीछे कोई उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पीछे कोई इसका एविडेंस है ही नहीं, ना परचेज ऑर्डर है जो कि कस्टमर की तरफ से आना चाहिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही मेरी तरफ से कोई इनवॉइस सेंड की गई है। तो मैं ये समझूंगा कि जिस चीज का, जिस एंट्री का कोई सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है जिस सैंपल का, तो मैं समझूंगा सर कि ये, मुझे शक होगा कि ये फ्रॉड से रिलेटेड है। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट डेट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट का क्या मकसद सर? जैसे कि बोनस वाला सीन मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं या सेल्स मैनेजर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटेड है बोनस पे। कैसे? अगर सेल, उनको कहा गया कि यार लास्ट टाइम के मुकाबले अगर इस साल 40 मिलियन की सेल हो गई तो हम तुम्हें 10% बोनस देंगे। पूरा साल इन्होंने सेल करने की कोशिश की लेकिन 40 मिलियन नहीं हो पाई, 38 मिलियन हुई। तो अब इनको डर होगा कि यार हमें ना बोनस नहीं मिलेगा, तो इन्होंने जानबूझ के झूठी एंट्रीज
आखिरी के पीरियड में मतलब आखिरी के 3-4 दिन में, आखिरी के 2 दिन में सर, मतलब ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर, तो 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को इन्होंने दबा के सेल की एंट्री की, क्यों? फेक एंट्रीज की, झूठी। क्यों सर? जैसे मैं सेल को क्या कर सकूं, सेल को बढ़ा सकूं और मुझे बोनस मिल सके। या सर अगर दूसरा मैं एग्जांपल दूं आपको लास्ट मिनट एंट्रीज का, अगर मेरा लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और मुझे अब इस लॉस को कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि लॉस आ रहा है? सर ये लॉस जब भी पता लगेगा जब मैं साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, तो सर लॉस आ रहा होगा, अब इसको मुझे क्या करना है? प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका? या तो सेल बढ़ा दूं, या तो सर एक्सपेंसेस कम कर दूं। सेल बढ़ाने का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या चीज, अगर एक्सपेंसेस पे नॉर्मली बढ़ने के लिए डेबिट एंट्री की जाती है, अगर एक्सपेंसेस पे आखिरी के वक्त, आखिरी टाइम में, आखिरी के दिन में या आखिरी 2 दिन में इन्होंने एक्सपेंसेस की रिवर्सल की एंट्री की, रिवर्सल की एंट्री मतलब क्रेडिट की एंट्री, जैसे एक्सपेंसेस को कम किया जाए, तो ये बात मुझे शक डालेगी एक्सपेंसेस की एकदम से आखिर में 6, 7 या 10 एंट्रीज कैसे हो गई। ठीक है ना? तो सर टिप्स और कंप्लेंट टू ऑडिटर अबाउट द एलिज फ्रॉड, या ऑडिटर को बताया गया है कि हमारी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, जैसे याद करो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऑडिटर मैनेजमेंट से भी पूछता है, तुम बताओ, याद करो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ऑडिटर मैनेजमेंट से ऑडिट प्रोसीजर जो होता है, ऑडिटर क्या करेगा फ्रॉड के आगे? मैनेजमेंट से पूछेगा कि तुम्हारे पास पूरे साल में कोई फ्रॉड हुआ था, या कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा एरिया है जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि फ्रॉड के चांसेस हो। फिर ऑडिटर किससे पूछता है? मैनेजमेंट के अलावा जो अदर एम्प्लॉयज हैं जो कि मैनेजमेंट में नहीं आते, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीएफओ या सीनियर मैनेजर, इनसे। फिर ऑडिटर जो है, जो मैनेजमेंट के अलावा बंदे हैं, जैसे सीनियर मैनेजर नहीं, छोटे से ऑफिसर्स, क्लर्क वगैरह, इनसे पूछेगा कोई, तुम बताओ, दोनों दोनों पार्टी से पूछेगा। फिर उनसे पूछेगा जो छोटे लेवल पे होते हैं कि सर आप बताएं कि कोई पूरे साल में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है, कोई ऐसा एरिया था जिसके अंदर किसी के ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगा था, या मैनेजमेंट में कोई ऐसा बंदा है फ्रॉड का, ये ऊपर पढ़ के आए। अगर कोई कहता है हाँ यार पूरे साल में ना ये फ्रॉड हुआ था, तो ऑडिटर को एकदम से हो जाएगा यहाँ पे कंपनी में ना फ्रॉड हुआ है, तो मतलब बाकी चीजों में भी फ्रॉड हो सकता है। दूसरी चीज, अब सर कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, मतलब मिसिंग एविडेंस का मतलब ये वही सेम बात है, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना मिल रहे हो तो मतलब मिसिंग एविडेंस, मिसिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब सर एक एंट्री के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो मौजूद नहीं है, या अगर मौजूद हैं तो उनको सर उनमें अल्टरेशन की गई है, मतलब एक प्रिंटेड चीज है और उसको ना पेन से इन्होंने हाथ से ना उनको अल्टरेड किया है, जैसे 500 लिखा हुआ है तो इन्होंने जानबूझ के उसको बढ़ाने के लिए 800 कर दिया है। या अगर एक्सपेंस का वाउचर है, एक्सपेंस की एक एंट्री पास की हुई है, मैंने पूछा यार ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस का मुझे वाउचर तो दिखाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 8,000, इन्होंने इसको पेन से सर जो है ना कम कर दिया, काट के इसको 5,000 कर दिया। ठीक है ना? तो सर ये इस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अल्टर कर दिया एक्सपेंसेस का वाउचर कम दिखाने के लिए। दूसरी चीज के याद करो, मैंने आपको ऑडिट एविडेंस में बताया था कि जहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन दी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स, जहां ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि यार यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहां आपको एंटिटी जानबूझ के फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट दिखाए जब भी आपको शक होगा, क्योंकि फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट तो अपना भी बनाया जा सकता है ना। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट में क्या है सर, मोनोग्राम लगा के, लोगो लगा के प्रिंट कर दिया। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, जैसे कैशेड बैंक में वेरीफाई करने जा रहा हूं, मैंने बोला यार ये तुमने कैसे लिखा है कि जून 30 में तुम्हारे बैंक बैलेंस इतना है, जून 30 में तुम्हारे पास एमसीबी के बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस इतना है। मैंने पूछा ये तुमने कैसे लिखा, उन्होंने बोला सर बैंक स्टेटमेंट आती है,
अब बैंक स्टेटमेंट जो आएगी तो ओरिजिनल आएगी ना। मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मैंने बोला मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ एविडेंस। अब उन्होंने एविडेंस मुझे दिखाया जो बैंक स्टेटमेंट, वो उन्होंने फोटो कॉपी दिखा दी। अब बैंक स्टेटमेंट के पास ओरिजिनल होनी चाहिए। मैंने बोला यार ओरिजिनल दिखाओ। सर ओरिजिनल तो नहीं आती हमारे पास। तो अब ये चीजें मुझे फ्रॉड की तरफ लेके जाएंगी। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स और रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का क्या मकसद? रिकंसिलेशन बनती है सर इन्वेंट्री की, रिकंसिलेशन बनती है फिक्स एसेट की, रिकंसिलेशन बनती है कैशड बैंक की। कैशड बैंक की रिकंसिलेशन कब बनती है आप लोगों को पता है? सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप सीख के आए पास्ट में कि जब बैंक एज पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अलग हो और मेरे पास जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ हो, अगर इन दोनों में डिफरेंस हो तो सर इसको टाई किया जाता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती है जिसके अंदर वही एग्जैक्ट वो रीजन पता चल रहा होता है कि यार ये डिफरेंस क्यों आया। ये जो बैंक स्टेटमेंट में और मेरे पास जो अमाउंट है रिकॉर्डेड, इसमें डिफरेंस क्यों है, इसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन होता है सर अनप्रेजेंट चेक या अनक्लियर चेक। अगर मैंने पूछा, लेट सपोज मैं कैशड बैंक वेरीफाई करने जा रहा हूँ, मैंने पूछा यार कंपनी तुम्हारे पास कैशड बैंक में बैंक बैलेंस एज पर कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर कैश बुक में डिफरेंस है, तो तुमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई होगी। उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल बनाई है। मैंने बोला दिखाओ। उन्होंने जब मुझे दिखाया तो उसके अंदर अनप्रेजेंट आइटम भी थे और अनप्रेजेंट चेक भी थे और अनक्लियर चेक भी थे। मैंने बोला अच्छा बात सुनो, अब अनप्रेजेंट आइटम जो तुमने लगाए हैं या अनक्लियर चेक तुमने लगाए हैं, ये फ्यूचर में जाके क्लियर हो रहे होंगे ना? फ्यूचर में जाके क्लियर हो रहे होंगे। फ्यूचर में मतलब कि जैसे अभी अभी हम खड़े हैं जून 30 पे, तो उसमें अनप्रेजेंट चेक क्या होता है? जो मैंने इशू कर दिया अभी तक, जो मैंने पेमेंट के लिए इशू कर दिया है, मैंने पेमेंट के लिए चेक इशू कर दिया है अपने सप्लायर को कि जाके तू मेरे बैंक अकाउंट से कैश करवा ले, लेकिन अभी तक मेरे सप्लायर ने कैश नहीं करवाया। ठीक है ना? तो अगर मैंने इशू कर दिया है तो मतलब मैंने अपनी कैश बुक से हटा दिया है, पर बैंक में ये अभी तक इशू नहीं हुआ जब भी बैंक वालों ने नहीं हटाया है। तो एक ये रीजन है। सर अनक्लियर चेक का क्या हिसाब होता है कि यार मैंने बैलेंस चेक जमा करवा दिया है बैंक के अंदर जब भी मैंने अपने कैश बुक में ऐड कर दिया है, लेकिन अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ है। जब क्लियर हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे, फिर हम दोनों टाई हो जाएंगे। तो सर इसको चेक करने का रीजन तरीका क्या होता है? सर इसको रीजन तरीका ये होता है कि आप फ्यूचर में यही चेक नंबर जो कि अनप्रेजेंट आइटम का भी होगा और अनक्लियर चेक का भी होता, सर यही चेक नंबर से फ्यूचर में बैंक स्टेटमेंट जो आएगी, सर यही अभी हम जून 30 पे खड़े हैं, तो जुलाई 1, जुलाई की 15 तारीख तक, जुलाई की 30 तारीख तक, मतलब अगले महीने में जो चेक अभी करंटली अनप्रेजेंट है वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। जो चेक अभी अनक्लियर्ड है वो भी आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ये दोनों आइटम्स बैंक में जो अभी अनप्रेजेंट खड़े हैं सर या अनक्लियर्ड खड़े हैं, ये बैंक स्टेटमेंट में आ जाएंगे। तो अगर सही होगा तो आना चाहिए, अगर गलत होगा तो नहीं आएगा। तो सर मैं जब ऑडिट करने जाता हूँ तकरीबन 1 महीने के बाद जा रहा होता हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने उनसे पूछा, या 15 दिन के बाद जा रहा होता हूँ, यार मुझे ना ये रिकंसिलेशन आइटम जो तुमने दिखाए हैं अनप्रेजेंट चेक या अनक्लियर चेक, मैं कैसे मान लूं कि ये सही है? मुझे ना 1 महीने बाद की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, जैसे मैं चेक करूं। अब जब मैंने चेक किया तो ना वो अनक्लियर हो रहे थे, ना वो क्लियर हो रहे थे, ना वो प्रेजेंट हो रहे थे। तो सर मतलब इन्होंने जानबूझ के ये मतलब कैशड बैंक में अपना बैलेंस बढ़ाया हुआ है, एसेट साइड अपनी बढ़ाई हुई है। अगर ये रिकंसिलेशन आइटम सही होते तो क्लियर हो रहे होते, अगर ये सीन होता है तो भी फ्रॉड का सीन है। सर अनयूअल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एंटिटी रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज। कंफर्मेशन रिप्लाई का क्या सीन है? कंफर्मेशन मैंने आपको बताया था, इसको आगे डिटेल में करेंगे। सर जब मैं बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस पर बैंक मालूम कर रहा होता हूँ, कैशड बैंक में वेरीफाई कर रहा होता हूँ, तो मैं बैंक को लेटर लिख रहा होता हूँ, बैंक बैंक मुझे ये बताओ, बैंक बैंक मुझे ये बताओ
कि 30 जून पे इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो बैंक मुझे लिख के भेज रहा होता है, यार 30 जून पे ना इतना बैलेंस है, तो मैं उसको कंपेयर कर रहा होता हूँ बैंक स्टेटमेंट से। मैं बोलूंगा यार तुमने मुझे मैंने तुमसे बैंक स्टेटमेंट मांगी, उन्होंने बोला हाँ सर हमने आपको दी, तो मतलब बैंक स्टेटमेंट जो तुमने दी है ये वही बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक ने तुम्हें दी है। उन्होंने बोला यार क्या बात कर रहे हो आप, जरूर उन्होंने ही हमें दी होगी, हमने खुद तो नहीं बनाई होगी। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने जब उनको कंफर्मेशन भेजी है बैंक को, तो बैंक स्टेटमेंट तुम्हें बैंक ने भेजी, कंफर्मेशन भी मुझे बैंक ने भेजी, कंफर्मेशन मुझे डायरेक्टली बैंक ने भेजी, तो ये दोनों बैंक से आए हैं और दोनों दोनों 30 जून के हैं, तो दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए ना, लेकिन दोनों का बैलेंस बराबर क्यों नहीं है? लेट सपोज दोनों का बैलेंस बराबर ना हो, बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस बराबर ना हो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कंफर्मेशन जो मुझे डायरेक्ट बैंक ने सेंड की है, मैं बैंक को बोलता हूँ 30 जून पे कितना बैलेंस है इनके अकाउंट में मुझे बताओ, ठीक है ना। तो अगर लेट सपोज बैंक स्टेटमेंट जो क्लाइंट से मैंने ली थी कि यार एमसीबी की या किसी भी बैंक में जिसमें तुम्हारा अकाउंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट मुझे दिखाओ, क्योंकि क्लाइंट की बात आई होगी। लेट सपोज के अंदर 1200 बैलेंस था 30 जून को, मैंने क्या किया, क्लाइंट को बैंक को कंफर्मेशन सेंड की, मैंने उनको बोला यार 30 जून को इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है मुझे सेंड करो। बैंक ने मुझे डायरेक्ट कंफर्मेशन डायरेक्ट सेंड किया, उन्होंने लिखा इनके पास 1000 बैलेंस है। मैंने बोला यार ये क्या, तुमने जो बैंक स्टेटमेंट दिखाई उसके अंदर 1200 है, बैंक मुझे लिख के बोल रहा है 1000 है, इसका मतलब तुमने या तो बैंक ने गलती की है या तो तुमने जो है ना बैंक स्टेटमेंट मुझे झूठी दिखाई है, तुम फ्रॉड कर रहे हो। एक और एग्जांपल, मैंने बोला कंफर्मेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी से कंफर्म करना। मैंने क्या किया, मैंने एक उठाया रिसीवेबल, एक क्लाइंट था, एक कस्टमर था इनका, इन्होंने दिखाया कि हमारे पास इसका रिसीवेबल है लेट सपोज 3 मिलियन। मैंने बोला यार ये 3 मिलियन का रिसीवेबल है तो तुम ये कैसे आया, इन्होंने बोला सर हमने सेल की है इसको 3 मिलियन की। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कस्टमर ने 3 मिलियन देने हैं ना, उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल। बोला कस्टमर से आओ पूछ लेते हैं। कस्टमर को मैंने लिखा एज ऑडिटर, यार हम इसका ऑडिट कर रहे हैं, हमें बताओ कि तुम्हें इसको कितने देने। उसने बोला सर मुझे इनको 2 मिलियन देने। मैंने बोला यार ये क्या, तुम कह रहे हो 3 मिलियन देने, वो बोल रहे 2 मिलियन देने, इसका मतलब तुम एसेट साइड। अब मतलब ये जो बातें कह रहे हैं और जो थर्ड पार्टी बात कह रही है, अगर उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो सर यहाँ पे फ्रॉड का चक्कर है, ठीक है ना। अब सर दूसरी चीज, जो क्रेडिट एंट्रीज जो होती हैं वो हमेशा प्रॉफिट की साइड को बढ़ा रही होती हैं, क्योंकि अगर वो सेल की साइड की जाएंगी तो मतलब सेल बढ़ेगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वो एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे की जाएंगे, इसका मतलब एक्सपेंस कम होगा तो अल्टीमेटली सर प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर साल के आखिर में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट एंट्रीज बड़े बड़े अमाउंट की जाए तो ये भी मेरे लिए फ्रॉड का सर बायस बनती हैं। प्रोबेबिलिटी सर और अन्य रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान रिलेशनशिप सही नहीं रहे, झगड़ा हो जाए, तो जब भी मैनेजमेंट का झगड़ा हो जाए या ऑडिटर से रिलेशनशिप सही नहीं हो, किस फॉर्म में, जैसे वो ऑडिटर को धमकी दे रहे हो या रिपोर्ट जल्दी दे दो मुझे, या ऑडिटर को ये कह रहे हो यार नहीं ये एविडेंस तो हम आपको नहीं देंगे, या अगर मैं एक चीज मांगू वो उनको 3 दिन में दे देनी चाहिए, उस पे 3-3 4-4 हफ्ते लगा रहे हो, अनयूअल डिले कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो जल्दी काम खत्म करो, ठीक है ना, धमकियां दे रहे हो, या कोई चीज अगर एविडेंस मांगू तो वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ये भी फ्रॉड से रिलेटेड होंगी। सर दूसरी चीज, अकाउंटिंग जो मतलब क्या कहते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो ये बनाए, या वो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बीच में क्या हुआ था कि जैसे ना जो सुई गैस वाले हैं, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ना अपने पास कंस्ट्रक्शन करवाई थी, इन्होंने पूरा मतलब काफी बड़ी डेवलपमेंट करवाई थी अपने प्लांट के अंदर। तो इन्होंने बोला कि यार हमारा जो सबसे ज्यादा जो गैस है ना,
वो जो यूज कर रहे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कर रही हैं। कौन कर रही है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, ये यूज कर रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो चार्जेस है ना वो इन दोनों कंपनी से रिकवर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी। तो उन्होंने क्या किया, जो गैस का बिल है उस पे डेवलपमेंट चार्जेस लगा के सेंड कर दी, डेवलपमेंट चार्जेस लगा के सेंड कर दी। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, आसान हो रही है, चलें ठीक है। तो सर हम कवर कर रहे थे अदर्स का। अदर्स का क्या सीन है, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि गैस, सुई गैस के अंदर डेवलपमेंट हुई। तो सुई गैस वालों ने फैसला किया कि यार हमारी जो सबसे ज्यादा जो गैस है वो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही होती हैं, और वो कंपनीज सर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो कि कपड़ा बना रही हैं, उसके अंदर जो आती हैं, वो जो कंपनीज हैं सर वो सबसे ज्यादा गैस इस्तेमाल करती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि हमने गैस को डेवलप करने के लिए किया है, ये हम रिकवर करेंगे उन कंपनी से। कौन सी वाली कंपनीज? टेक्सटाइल कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। टेक्सटाइल कंपनी मतलब जो कि कपड़ा बनाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसके अंदर हर वो कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आ जाए, वो वाली सारी। अब सर सीन ये है अब सर सीन ये, वो रिकवर कैसे करेंगी सर? वो जो उनका जो गैस का बिल आएगा उसके अंदर वो चार्जेस उन्होंने डाल के लगा के सर उनको बिल सेंड कर दिए। हुआ ये कि ये अभी आपको मैं रियल लाइफ का सीन बता रहा हूँ। हुआ ये सारी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ सबके साथ आ गया। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बोला यार हम ये क्यों, मतलब बियर करें, हम ये क्यों सिर्फ सारा का सारा बियर करें, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हम पे बर्डन क्यों आए। तो इन्होंने क्या किया सर, इन सब ने क्या किया, इन सब ने केस किया। अब इन सब ने जो केस किया, मुख्तलिफ कंपनीज ने, जो भी इंडस्ट्री क्या होती है जिसके अंदर, वर्ड इंडस्ट्री से क्या मुराद है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो सारी वो कंपनी जो कि टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं, टेक्सटाइल का कारोबार कर रही हैं, तो वो सारी कंपनी आ गई। अब इन सब ने क्या किया कि इन्होंने केस किया, केस करके इन्होंने कि भाई हम ये क्यों पैसे भरें। तो फिर वही बात आ गई, इन्होंने IS 1037 के हिसाब से इन्होंने सर प्रोविजनिंग की इन सब ने। क्योंकि प्रोज याद है ना, IS 1037 क्या कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी वाला हिसाब किताब, जब आपके लीगल एक्सपर्ट को लगे कि कितने पैसे आप भर पाएंगे, कितना लॉस होगा या आप केस जीत पाएंगे, तो इस हिसाब से आपने कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजनिंग करनी होती है। तो अब सारी जो कंपनीज है ना, तकरीबन सब इंडस्ट्री में कंपनीज ने ना ये प्रोविजनिंग की हुई थी, लेकिन जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा था उस कंपनी ने प्रोविजनिंग नहीं की थी और ना ही वही कर रहे थे, ठीक है ना। तो सर अगर एक सब इंडस्ट्री ने एक अकाउंटिंग पॉलिसी या एक अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो बाकी इंडस्ट्री से काफी अलग जा रही है, एक ऐसा मैटर जिसपे सारी कंपनी जो कि एक इंडस्ट्री में है वो सब एक ही फैसले पे जा रही हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो उन सब से अलग जा रही है। तो सर ये भी फ्रॉड रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ में आ रही है? जो सारी कंपनीज थी उन सब ने प्रोविजनिंग की एंट्री की हुई थी, ये लोग नहीं कर रहे थे। ये क्यों नहीं कर रहे थे सर? ये जब सब इंडस्ट्री ने की हुई है, जब क्या सबको लग रहा है हमारा ये डिसीजन आएगा, हम केस, हमें इतने पैसे भरने पड़ेंगे, हमें इतना लॉस होगा, तो उस हिसाब से हमें इतने डैमेजेस भरने पड़ेंगे, हमारे लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने प्रोविजनिंग कर ली थी IS 37 के हिसाब से। लेकिन ये कह रहे थे नहीं नहीं हमारा वकील लोग कह रहा है हम केस जीत जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना इस हिसाब से सर। और दूसरी चीज, जो आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट है, अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन का रेट, सर रिसीवेबल का प्रोविजन, ये फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहे। हर साल प्रोविजनिंग कभी 5% करें, कभी 10% करें, कभी 2% करें। डेप्रिसिएशन का रेट कभी 5% लगाएं किसी एसेट पे, कभी सर
10% लगाएं, कभी 30% लगाएं, तो फ्रीक्वेंटली एस्टिमेट ना सेम रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि फ्रीक्वेंट चेंज होता रहे। तो बात ये क्लियर हो रही है सर आप लोगों को? अगर सर अब मैं एक और आगे स्टेप बढ़ूं सर, फ्रॉड का, जैसे कि अब सर ऑडिटर का एक तो जब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करे, मतलब जो कंट्रोल्स, जो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट में बनाए हुए हैं फ्रॉड को, मिस स्टेटमेंट को रोकने के लिए, आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और उसी को वो खुद ही फॉलो ना करें, क्योंकि देखो ना एक कंट्रोल बनाने वाली मैनेजमेंट है, तो ऐसा पॉसिबल है वाकई कि जिसने कंट्रोल बनाया वो खुद ही उसको फॉलो ना करे। तो मैं कैसे ये चेक करूंगा कि मैनेजमेंट ने अपना कंट्रोल फॉलो किया है कि नहीं? सर मैं 3 चीजें करके चेक करूंगा। ऑडिटर शेल परफॉर्म फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मैनेजमेंट और राइट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री जो हुई है, क्योंकि देखो बात सुनो, अगर सेल होती है तो सेल सबसे पहले ऑर्डर आता है कस्टमर का, ऑर्डर आने के बाद एक नॉर्मली मैं आपको कंट्रोल बता रहा हूं जो कि हर इंडस्ट्री में हो रहा होता है, हर एंटिटी के अंदर। सर ऑर्डर आता है कस्टमर का, ऑर्डर कस्टमर मुझसे फोन करके पूछता है या मेरे पास आके पूछता है यार ये तुम्हारे पास चीज है, मैं बोलता हूँ हाँ है या नहीं, लेट सपोज मैं बोलता हूँ हाँ है, तो वो मुझे ऑर्डर करता है, तो मुझे परचेज ऑर्डर देता है, परचेज ऑर्डर देता है सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ना, सेल्स वालों को बोलता है कि यार मुझे ना ये चीज चाहिए, कस्टमर बोलता है, सेल्स डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, वेयर हाउस डिपार्टमेंट को बताते हैं, वेयर हाउस डिपार्टमेंट वालों को परचेज ऑर्डर की कॉपी सेंड कर देते हैं। सर वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाले वो जो परचेज ऑर्डर के क्वांटिटी के हिसाब से गुड्स निकालते हैं और वो गुड्स डिलीवर करते हैं किसको? सर कस्टमर को, और कस्टमर से साइन करवा के ले आते। जैसे ही गुड्स डिलीवर हो जाते हैं तो वेयर हाउस वाले क्या करते हैं सर, उनको बताते हैं, सेल्स वालों को भी और फाइनेंस वालों को भी। जैसे ही गुड्स डिलीवर हो गए और सर कस्टमर ने भी गुड्स रिसीव नोट पे साइन किया, हाँ भाई मुझे रिसीव हो गए, तो फिर फाइनेंस वाले क्या करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं। जैसे ही इनवॉइस इशू की जाती है और फिर एंट्री भी उसी हिसाब से की जाती है, रिसीवेबल डेबिट, सर रेवेन्यू क्रेडिट। अब सर ये सारी जो पीछे जो भी चीजें हुई ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि परचेज ऑर्डर आया, कस्टमर को हमने गुड सेंड किए तो उसने रिसीव किए तो साइन करके दिया हमें, उसके बाद सर हमने इनवॉइस सेंड की, ये पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एक एंट्री के। अगर इन सब में गलती होगी तो सर एंट्री जो की गई है वो भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना? या अगर एक एंट्री हुई है तो उसके पीछे ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना? अब सर ये भी हो सकता है मैनेजमेंट ने एंट्री करके ये पीछे झूठे डॉक्यूमेंट बना दिए हो, तो ऑडिटर फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऑडिटर क्या करे, मैनेजमेंट को चेक करने के लिए कि उन्होंने वाकई कंट्रोल्स को ओवरराइड किया है कि नहीं, वो ये 3 चीजें परफॉर्म करे। टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज, मतलब जो जर्नल एंट्रीज पास की है जो मैनेजमेंट ने, कहीं वो फेक तो नहीं है, क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं? तो सर उसको चेक करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करेगा, वो आप आगे आपको मैं बता रहा होता हूँ सर, या बता देता हूँ सर। ऑडिटर क्या करेगा जर्नल एंट्रीज को चेक करने के लिए, वो जजमेंटल बेस पे जर्नल एंट्रीज जो भी पूरे साल में पोस्ट हुई है वो उठाएगा, उनका सैंपल उठाएगा, 50 जर्नल एंट्रीज उठा ली, 100 जर्नल एंट्रीज उठा ली, या हर हेड में से एक्सपेंसेस में से 20 उठा ली, सेल्स में से 30 उठा ली, सर इसी तरीके से उठा के वो क्या करेगा, उन सब के सैंपल वाउचर चेक करेगा पीछे कि यार ये जो एंट्रीज हुई हैं क्या इनके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, क्या ये रीजनेबल है कि नहीं। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज चेक हो जाएंगी। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट बेसिस। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही है, क्या वो वही रेट चल रहा है ना जो कि हर साल पीछे से चलता हुआ आ रहा है, इस साल इन्होंने चेंज तो नहीं कर दिया ना, या रिसीवेबल्स पे जो प्रोविजनिंग हुई है वो उसी हिसाब से चलती हुई आ रही है ना, जो कि नॉर्मली चलती आती है, या इस साल चेंज तो नहीं कर दिया ना। या जैसे कि नॉर्मल इंटरेस्ट, एक ऐसा कोई मैटर है जैसे अभी मैंने आपको डेवलपमेंट चार्जेस का बताया, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस के एक केस है जो कि पूरी इंडस्ट्री पे हुआ है। नॉर्मली जैसे पूरी इंडस्ट्री ने
प्रोविजनिंग की है, तो क्या इन्होंने भी उसी तरीके से प्रोविजनिंग की है ना, या उन सबसे अलग की है? ठीक है ना, ये सबसे अलग तो नहीं जा रहे हैं ना। तो ये है अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू करना। सर, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस रेशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर इन्होंने, कंपनी ने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जैसे कि कंपनी का नॉर्मल कोर्स या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेट सपोर्ट टेक्सटाइल का क्या है, कपड़ा बनाना और सेल करना, अगर इसके अलावा इन्होंने कोई चीज की है, इसके अलावा मतलब किसी को लोन दिया, ठीक है ना, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, तो सर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा, अपने कारोबार के अलावा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ के बिजनेस के अलावा, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलावा अगर इन्होंने कोई चीज की है, तो सर ये किसके साथ की है, क्यों की है? अपने कहीं डायरेक्टर के साथ तो नहीं की, कहीं अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, एसोसिएटेड कंपनी के साथ, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के साथ तो नहीं की। तो सर ये सारी चीजें हमने देखनी हो। सर उसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट के अलावा, अकाउंटिंग एस्टिमेट तो हो गया था ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट तो हो गया था ना, ठीक है। सर आवाज सबको सही आ रही है? लेट सपोज सर, अगर ये जो तीसरा आइटम है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस रिलेशन फॉर द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर मेरा जो कारोबार है, जो मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि अगर जो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में या ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो कारोबार मेंशन है, अगर मैं वो कर रहा हूँ, तो सर वो मेरा जो मेंशन है वही चीज कर रहा हूँ, तो वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे बैंक है, उसके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा सर? लोन देना, लोन लेना, ठीक है ना। वैसे ही सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? सर लोन देना, सर कपड़े लेना, कपड़े बनाना। सर इसी तरीके से सीमेंट वाली कंपनी के लिए सीमेंट बनाना, वेपन्स वाली कंपनी के लिए वेपन बनाना, सेल करना। अगर सर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका काम है कपड़ा सेल करना या बनाना, अगर वो लोन दे रही है या दूसरी कंपनी के शेयर्स लेके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका मतलब उसने अपनी आउटसाइड आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस, सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के इसने कोई ट्रांजेक्शन की है। तो ये क्यों की है, इसकी क्या वजह है, इन्होंने कहाँ पे की है? तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि यार इन्होंने अगर ये ट्रांजेक्शन की है तो कितने अमाउंट की है, कोई बड़ी सिग्निफिकेंट मतलब कोई बड़ी अमाउंट की है, कहीं लोन अपनी सब्सिडरी कंपनी को तो नहीं दे दिया, अपनी होल्डिंग कंपनी को तो नहीं दे दिया, अपनी एसोसिएट कंपनी को तो नहीं दे दिया, अगर दिया तो कितने इंटरेस्ट पे दिया, कहीं ऐसे तो नहीं लोन दे दिया और इंटरेस्ट फ्री दे दिया हो, ठीक है ना, या अपने डायरेक्टर को तो नहीं दे दिया लोन। तो इसी तरीके से सर अगर वो आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी चीज करें तो ऑडिटर को वो भी समझनी चाहिए। सर अगर आप यहाँ से पढ़ें, यहाँ से रीड करें, यहाँ से रीड करें और यहाँ नीचे तक, यहाँ तक रीड करें सर, यहाँ तक रीड करें आप, ठीक है। तो फिर आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम पास पेपर सॉल्व करें। सर ये ऊपर वाले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। What are the responsibility of auditor in those charged with governance respect to fraudulent financial reporting? सर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से? तो सर इसका क्या जवाब होगा? सर रिस्क असेसमेंट करना, सर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना, सर मैनेजमेंट और राइट ऑफ कंट्रोल्स के प्रोसीजर करना, ये ऑडिटर की जिम्मेदारियां हैं। सर हो जाएगा ये सवाल, दिखा दूं उसका आंसर? सर ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसका जो की फैक्टर है वो ये है, ये ये जो है ना स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर फ्रॉड, ठीक है ना, वो तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ से जो है ना ऑडिटर की, यहाँ से जो है ना सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से ये पूरी लिखनी थी आपने सर, यहाँ तक स्पेसिफिक से लेके यहाँ इन्वॉल्व तक लिखें, इंशाल्लाह आपका ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं सर मैं?
बात क्लियर हो रही है ये? सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं मैं। स्टेट एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन एरर। सर क्या आंसर होगा इसका? सेम आंसर होगा बिल्कुल। सर सारे कंट्रीब्यूट करें। आइडेंटिफाई टू कैटेगरीज इन विच फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में बी ग्रुप। ये बताएं सर क्या कह रहा है ये? वो दो कैटेगरीज बताएं जिसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है। सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर का जो मैंने चार्ट बनाया था ये वाला, ये कोई भी दो इसको बता दें। ये इंसेंटिव से लेके ये इसको कोई भी दो बता दें सर। ये वाली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की ये दो कैटेगरीज हैं सर। ये इंसेंटिव प्रेशर और अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों कैटेगरीज हैं। ये इसको कोई भी दो बता दें। 2 नंबर का सवाल, मार्क्स आपकी जेब में। उसके बाद सर फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 रीड करने चला हूं मैं। फॉर ईच ऑफ द अबव कैटेगरी आइडेंटिफाई ए लिस्ट एग्जांपल। लिस्ट यहां से पढ़े सर इसको। लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर व्हिच रिलेट टू मिस स्टेटमेंट दे रिजल्ट फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। क्या पूछ रहा है सर आपसे? ये पूछ रहा है सर ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की जो तीनों कैटेगरीज है ना, इसकी ये सारी, इनमें से कोई थोड़ी थोड़ी सी बातें इनको बता दें। ये तीनों मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की ये तीनों बातें कैटेगरी की इनको बता दें। बात क्लियर हो रही है सर? सर एग्जांपल दें इसी तरीके से। अगर एग्जांपल दे तो अच्छी बात है, एग्जांपल देंगे जरूर। एग्जांपल पूछ रहा है ना, 8 मार्क्स का सवाल ऐसे तो नहीं दे दिया ना उसने। सर उसके बाद briefly state the audit procedure which may be performed to identify risk of material misstatement due to fraud। सर आइडेंटिफाई कौन से प्रोसीजर करोगे? which may be performed to identify risk of material misstatement due to fraud। इसका जवाब मैंने आपको नहीं लिखवाया है। इसका जवाब मैंने सर आपको नहीं लिखवाया है। ये वाला जवाब है जो कि मैं आपको दिखवाऊंगा। रिस्पॉन्स टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, ठीक है ना? इसका जवाब जब मैं लिखवाऊंगा तो इसका जवाब भी यहाँ पे आ जाएगा। सर पास पेपर हो रहे हैं? डिफिकल्टी तो नहीं हो रही सर? रट्टे वाले स्ट्रेट सवाल है सर आपसे, जवाब दे दें यार। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें सर। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जो अभी अभी हमने पढ़ा सर, वो पूछ रहा है सीधा सीधा आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें। Management is in a position, unique position to perpetrate fraud because of ability to manipulate account records and prepare fraudulent financial statement by override controls, otherwise appear to be operating effectively. Determine the audit procedure that may be performed to auditor by the auditor to address the risk related to the override of controls। सीधा सीधा सा सवाल यहाँ पे आप बताएं, आंसर बताएं इसको जो अभी हमने पढ़ा, और 8 नंबर ले लें। 8 नंबर का बिल्कुल आसान सवाल देगा, 6 से 8 नंबर के मार्क्स का सवाल आएगा सर। ड्यूरिंग द कोर्स, क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर एक्सपेक्ट टू बी विजिलेंट इनफ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द propriety of important transaction and to determine whether or not such transaction appropriate business rationale। सर ये आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशन विद ट्रांजैक्शन इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड और अटेम्प्ट टू कंसील फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट फैक्टर। क्या पूछ रहा है सर आपसे? ये फ्रॉडुलेंट फैक्टर पूछ रहा है आपसे या सर्कमस्टेंसेस व्हिच लीड टू फ्रॉड पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है सर ये आपसे? फ्रॉड फ्रॉड फैक्टर पूछ रहा है या सर्कमस्टेंसेस व्हिच लीड टू फ्रॉड पूछ रहा है आपसे? बताएं सब। अभी तक एक जवाब आया है मेरे पास और सही आया है।
सर सर्कमटेंसेस पूछ रहा है आपसे, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब व्हाट एक्शन आर टू बी टेकन बाय ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करे? सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे, जो कि नीचे पढ़ के आए हम। इज एन ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं सर, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। What an auditor should do when he become aware about the existence of fraud in the financial system? अगर पर ऑडिटर को नजर आ जाए, ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए है मटेरियल मिस स्टेटमेंट के हवाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। पर अगर ऑडिटर को नजर आ जाए तो वो रिपोर्ट करे, मैनेजमेंट को बताए, कम्युनिकेट करे, बिल्कुल दो चार्ज विद गवर्नेंस वाली 3 बातें। So during planning of an audit, auditor has come to knowledge about the following situation, indicate whether each of the following given below indicates the fraud। अब ये आ जाएगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जो के पॉइंट्स दिए ना मैंने, वो सारी यहाँ पे तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। बिना सॉल्यूशन देख के इसको घर से करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर 13। अब केस स्टडीज आ रहे हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी आएगा ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर में से या सरकमटेंसेस में से? फ्रॉड रिस्क फैक्टर में से ज्यादा आएगा केस स्टडी। तो ये सारे सर केस स्टडी आप चेक करें, घर से करें और मुझे सेंड करें। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।